हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो है आपका मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना, कौन सा पदार्थ प्रकृति के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब प्रकृति के तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो है आपका पानी। ठीक है जी। पानी क्या है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए जैसे वाष्प में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है मतलब तरल में, और ठोस में। ठीक है जी। ठोस में बर्फ हो गया, तरल में आपका द्रव्य में क्या हो गया, पानी लिक्विड में, और तीसरे में क्या है, वाष्प भाप में। ठीक है जी। तो तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला कौन सा है, तो वह है आपका पानी। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। हमें यौगिक बताना है, तो इसमें से कौन सा है यौगिक, तो वह है आपका अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक यौगिक पदार्थ है। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। अमोनिया क्या है, एक यौगिक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। इसमें भी हमें क्या बताना है, यौगिक बताना है कि इनमें एक यौगिक कौन सा है, तो वह है आपका रेत। रेत क्या है, एक यौगिक है। बाकी ये हीरा, स्टील और पीतल क्या है, ये तत्व है। ठीक है जी। ये याद करके चलना है कि जो मजबूत होते हैं वो तत्व, और रेत क्या है, यौगिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ है आपका कि शुद्ध पदार्थ कौन सा है। इसमें से शुद्ध पदार्थ बताना है। तो शुद्ध पदार्थ है आपका सोडियम। सोडियम क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। कांच शुद्ध नहीं होता है, सीमेंट शुद्ध नहीं होता है, लेकिन सोडियम क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किस में मिलते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु किस में पाए जाते हैं, तो वो है आपके प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस पर आपको क्या मिलती है, जीके जीएस के क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो तपेदिक जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किस में वृद्धि करता है, तो विषाणु आपके जीवित शरीर में वृद्धि करता है। जीवित शरीर में विषाणु वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इबोला क्या होता है। इबोला क्या है, तो इबोला क्या है, एक वायरस होता है। ठीक है जी। इबोला एक वायरस होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं आपके, तो वो है जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो जीवाणु सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। स्वपोषी इनमें से कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा स्वपोषी होता है सेल। शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी, शैवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण होता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है, तो दूध खट्टा हो जाता है। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 13 क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद।
क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? जो विवेकानंद थे उनको विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है जी, किसने प्रदान की थी विवेकानंद की उपाधि? तो महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपके कोलादी। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? कलादी में, कोलादी कह रहा हूँ, सॉरी। कलादी में क्या होता है? कलादी में क्या हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था। तो सही उत्तर क्या है? 1469, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक द्वारा उपाधि उत्तराधिकारी कौन था? मतलब गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो आप सभी को पता है कि उनका गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। अब देखते हैं 18 है कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? भारतीय पुनः जागरण के आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे हरिदास। ठीक है जी, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये किस शासक के थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन? तो अमीर खुसरो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके थे शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है जी, ये बोध गया कहाँ पड़ता है? तो ये आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम आपका था नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है जी, क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। तो 23 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था वाराणसी। ठीक है जी, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। सही ऑप्शन 24 का सी। अगला क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? किस क्षेत्र में क्या की थी उन्होंने? ख्याति अर्जित की थी। तो वो है आपके चित्रकला में। ठीक है जी, चित्रकला में उन्होंने क्या किया था? तो ख्याति अर्जित की थी, जिनका नाम था नंदलाल बोस। ठीक है जी, चित्रकला में। अगला क्वेश्चन है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो ये करने वाले कौन थे आपके? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, जिन्होंने औरत नामक एक चित्र का चित्रांकन किया था, मतलब बनाया था। ठीक है जी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही उत्तर 26 का बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्या है? कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था?
तो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक कौन सा शासक था इसमें से? तो वो था आपका जहांगीर। ठीक है जी, जहांगीर क्या था? वो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। ठीक है जी, तो 27 का है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1923 में। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1923। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाकघरों का जाल? तो वो है आपका भारत। ठीक है जी, भारत में क्या है? सबसे ज़्यादा डाक सेवाएं हैं, सबसे बड़ा जाल है डाक सेवा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या है कि भारत में पहली एसटीडी सेवा किस दो स्थानों के मध्य संपन्न हुई थी, मतलब शुरू हुई थी? मध्य क्या हुई थी? शुरू हुई थी। तो यह है आपका लखनऊ और कानपुर। ठीक है जी, सही उत्तर क्या है? 30 का ऑप्शन नंबर सी, कि लखनऊ और कानपुर के बीच क्या हुआ था? तो एसटीडी सुविधा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है 31 है कि किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो ये किस वर्ष किया गया था ऑल इंडिया रेडियो? तो ये आपका किया गया था 1936 में। भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था 1936 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है कि तिब्बत में बहने वाली नदी संगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो संगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश से संगपो जो है जो प्रवेश करते हैं। संगपो का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, ये आप नोट कर लेना अलग से। संगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ही, यह भी भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन इसमें संगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है जी, तो किस नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में? तो संगपो के नाम से। ठीक है, और ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, और भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई जो है वो लगभग कितनी है? तो 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है जी, 2900 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 34 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र किसका निर्माण करती है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का, जिसका नाम क्या है? मांजुली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो किसका स्थित है? तो देखिए, मानसरोवर झील के पास से मतलब सिंधु भी निकलती है आपकी, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ठीक है जी, तो ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर जो झील है उसके समीप से। और ये मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों नदियाँ मिलकर निकलती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। तो वो कौन सी नदी है? ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर
पश्चिम है और इधर पूरब है। ठीक है, तो दक्षिण से पूरब की तरफ जाती है, तो वो कौन सी नदी है आपकी? तो वो है बेतवा। ठीक है जी, जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से कहाँ जाती है? तो वो पूरब पर जाती है, दक्षिण से उत्तर में जाती है, मैं पूरब कह रहा हूँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बेतवा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? मतलब किस खनिज में भारत क्या नहीं है? तो आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो है आपका तांबा। तांबा में भारत क्या है? आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो हमें बताने के ये जो 4 स्थान है इसमें से कॉपर खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो वो है आपका खेतड़ी। ठीक है जी, जो खेतड़ी स्थान है वो किससे? कॉपर से संबंधित है, कॉपर खनन से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका वो है कौन सा है आप बताओ? तो उड़ीसा। उड़ीसा क्या करते हैं? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो बॉक्साइट का प्रमुख खान कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने बात की थी कि खेतड़ी में क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट की खेती की जाती है, मतलब बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रमुख खान की बात करें तो प्रमुख खान कौन सा हो गया? तो लोहरदगा। ठीक है जी, सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। उत्पादन खेतड़ी से किया जाता है लेकिन खान, बॉक्साइट की खान तो लोहरदगा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो मानव का घर कैसे कहा जाता है? तो वो है एशिया को मानव का घर कहा जाता है। ठीक है जी, एशिया में जितने भी देश आते हैं वो उसके अंतर्गत ये सभी क्या है? तो मानव के घर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए मतलब समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है जी, अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो वो है महाद्वीप अंटार्कटिका। अगला है क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? तो अंधे महाद्वीप के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपका अफ्रीका। ठीक है जी, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अंधा महाद्वीप। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है 44 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के रूप में उपनाम से भी जाना जाता है? मतलब पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है? तो वो है आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है जी, दक्षिणी अमेरिका। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर स्थित है? जकार्ता आप सभी को पता होगा, तो ये स्थित है जावा पर। ठीक है जी, इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता वो जावा पर स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 है कि जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो वह है आपका होन्सुंग। ठीक है जी, होन्सुंग द्वीप पर स्थित है क्यों टोक्यो। तो सही उत्तर क्या है 46 का? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 है कि बैरन आइलैंड कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ है बैरन आइलैंड। तो ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है जी, बैरन आइलैंड कहाँ पड़ता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 47 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो वो कौन था, तो आपका था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में की गई थी, तो वो थे आपके वेरेन हेस्टिंग। ठीक है जी, वेरेन हेस्टिंग के समय में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो भी कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में। ठीक है जी, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर। आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, कौन से सन में। तो ये आपका आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है जी, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, कौन से सन में हुआ था। बता देता हूँ, आपके ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1930 या ऑप्शन डी 1932। ठीक है जी, तो ये आप सभी इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपको एक नए जीके जीएस वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।